हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सेठो, सोनू जी, सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से क्लास लेट हुआ। सॉरी इसके लिए। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पिछले क्लास में पार्लियामेंट टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स, विधेयकों के प्रकार। आइए देखा जाए, ये होगा टाइप्स ऑफ बिल्स, टाइप्स ऑफ बिल्स, विधेयकों के प्रकार। और टाइप्स ऑफ बिल्स, विधेयकों के प्रकार में नंबर फर्स्ट होगा, ये होगा ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक के लिए आर्टिकल होगा 107, अनुच्छेद 107। और सॉरी आपको दिख नहीं रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ बिल में फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, ये नहीं। टाइप्स ऑफ बिल में मैं आपको इस प्रकार से दिखा रहा हूं। बिल 4 टाइप के हैं। पॉइंट फर्स्ट, ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक। नंबर सेकेंड, और नंबर सेकेंड होगा मनी बिल। धन विधेयक। फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक। और नंबर 4 अमेंडमेंट बिल। संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 टाइप के बिल हैं, 4 प्रकार के बिल हैं। और इस प्रकार से फर्स्ट टाइप का बिल, ऑर्डिनरी बिल, एक क्रम से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक क्या होता है। आइए देखा जाए, ऑर्डिनरी बिल जो होता है, इनके नेचर क्या है, कैसे ये बिल पास होता है, कैसे एक्ट बनता है। और चारों का आर्टिकल में दिखाया नहीं आप लोगों को। तो ऑर्डिनरी बिल के लिए आर्टिकल होता है, इनके लिए आर्टिकल होता है 107, अनुच्छेद 107। और मनी बिल सेकंड के लिए, यानी मनी बिल धन विधेयक के लिए आर्टिकल होता है आर्टिकल 110। तो इसके लिए आर्टिकल होगा 110। और फाइनेंस बिल के लिए आर्टिकल होता है, ये फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक के लिए आर्टिकल होता है, और ये होगा आर्टिकल 170, अनुच्छेद 117। और अमेंडमेंट बिल के लिए आर्टिकल होता है, इनके लिए आर्टिकल होता है
आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप के बिल हैं। फर्स्ट बिल ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 में है। इनकी बातें हम लोग करेंगे, इनके लिए क्या व्यवस्था दिया गया। आइए देखा जाए ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बिल होगा ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 107 में, इनके लिए व्यवस्था जो दिया गया है, इनके अपने कुछ नेचर हैं, उन पे हम लोग बातें करेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्लासिफाई करके देख लें ऑर्डिनरी बिल होता क्या है। सोनू कुमार जी बहुत लंबा कुछ लिखे हैं, कुछ लोग इन लोगों का देख लें। सोनू कुमार जी लिखे हैं, कुछ है निकालो सोचकर, हम भी आपकी एज ज़्यादा, हम भी आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें और स्टूडेंट। अच्छा, थैंक यू सोनू। अनिल का भी विचार देख लें। और योर पर डेली क्लास के लिए 30-40 मिनट तक वेट करना पड़ता है। डेली ऐसे लेट होता है अनिल जी? मुझे तो नहीं लगता डेली। आज चूंकि स्टूडियो की प्रॉब्लम चाबी की हो गई थी, इसलिए खुलने में डेली हो गया। डेली तो नहीं होता है। क्या आप स्टूडेंट को डेली ऐसे दिक्कत हुए हैं? अनिल जी की बातों में सत्यता है? चलिए, सोनू कह रहे हैं, सोनू का भी विचार देख लीजिए। ऑल टीचर तो बेस्ट हैं, पर इनका सिस्टम खराब है, उस पर गौर करो सर। अच्छा, नेक्स्ट। सोनू आगे बड़ा लंबा लिख रहे हैं, इनका देख लें। तो सर मेरी राय तो यही है कि आप सभी सर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स कोचिंग पर ध्यान दें सर। आपका सेंटर ऑल इंडिया में फेमस हो जाएगा। थैंक यू सोनू जी। और सोनू आगे लिख रहे हैं कि टीचर एब्सेंट तो लिखा दो टाइम्स कोचिंग टीम। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये आज थोड़ा सा कुछ खुलने में दिक्कत हो गया, जिसके कारण से लेट हुआ। मैं सॉरी पहले भी बोल चुका हूँ, अगेन बोल रहा हूँ। कभी भी आप स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होते हैं, आपको जितना दुख तकलीफ जितना वेट करते हैं उससे ज़्यादा मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा हार्टली दुख होता है। और कुछ ऐसी परिस्थिति जो खुलने में डिले हुआ, मैं टाइम से आ गया था, लेकिन इस तरह से हो गया। और उम्मीद करता हूँ आगे ऐसा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। सॉरी अगेन इसके लिए। आइए तो हम लोग बातें करेंगे ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल का मैंने आर्टिकल बताया है 107 अनुच्छेद 107। और इस प्रकार सोनू कुमार जी लिख रहे हैं, फिर से इनका विचार देख लिए जाए। काफी नाराज हैं सोनू जी। सारे टीचर्स ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो सोनू जी आपको दिक्कत क्या है? क्या टीचर ऑफलाइन ना पढ़ावें? अगर आपको ऑफलाइन पढ़ाने से दिक्कत है तो बोलिए अपने विचार को, क्या किया जाए? अपना सजेशन भी दीजिए। सजेशन तो आपका सुना है, लेकिन एक और सजेशन देना चाहते हैं, क्या ऑफलाइन हम लोग ना पढ़ावें? क्या डेली आपके क्लास ऐसे ही लेट होते हैं? थोड़ा अपने विचार अब दीजिएगा। क्या डेली लेट होते हैं और हम लोगों को ऑफलाइन पढ़ाने से आपको दिक्कत है? इन दो मुद्दे पर जो आप बोल रहे हैं, थोड़ा सोनू जी विचार दीजिएगा, वो भी सलाह आपका मैं देख लो, ठीक है?
और इस प्रकार से आइए आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं, इसको देखते हैं क्लासीफाई करके। ऑर्डिनरी बिल 2 टाइप्स के होते हैं। पॉइंट फर्स्ट होता है और इसको आप कहेंगे गवर्नमेंट बिल। ये होता है गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। और नेक्स्ट होता है, ये होता है प्राइवेट बिल। निजी विधेयक। ये 2 टाइप्स के बिल है। तो फर्स्ट गवर्नमेंट बिल पहला टाइप है, ऑर्डिनरी बिल का फर्स्ट टाइप गवर्नमेंट बिल यानी साधारण विधेयक। इनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखा जाए गवर्नमेंट बिल क्या होता है। सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये बिल गवर्नमेंट बिल जो है ये कोई न कोई मिनिस्टर के द्वारा ही पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस होते हैं। और कोई न कोई मिनिस्टर से मतलब है रिलेटेड मिनिस्टर। जैसे किसानों से संबंधित बिल लाना है, कौन लाएंगे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिल है, कौन लाएंगे? एचआरडी मिनिस्टर। तो इस प्रकार से रिलेटेड मिनिस्टर से मतलब आप समझ गए होंगे। कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और उनके हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। तो इस बारे में सोनू आप फिर कुछ लिख रहे हैं कि सर हमारे बारे में सोचें। सोनू कितने बार माफी मांगो, कितने बार गलती मांगो तो आप खुश हो जाएंगे। ये गलती सोनू कितने बार मैं क्लास में लेट होकर आया हूं, आप ये बताइए। सोनू ये बात क्लियर बता दीजिए कि आज मैं लेट आया हूं, कारण बता दिया, मेरे द्वारा नहीं गलती हुआ। सभी यहां से जो खोलता है नहीं था, खोलने में डिले हो गया, मेरे द्वारा नहीं, मैं टाइम से आ गया था। मैं बहुत पंक्चुअल हूं। ऑफलाइन में भी पता कर लीजिएगा, आज तक जितने जगह पढ़ाया हूं और जहां भी पढ़ाता रहा हूं, ठीक है, पता कर लीजिएगा। आपको तो ये पता है ना कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, ये तो पता किए हैं। तो सोनू काफी आप नाराज हैं, आप ये लिख रहे हैं कि सर हमारे बारे में सोचें। मैं लगातार 3 बार माफी मांग चुका और गलतियां हो गई, उसके लिए माफी मांगा। मैंने कारण भी बता दिया। अगर सोनू जी इससे भी ज्यादा नाराज हैं, अगर नहीं आपके बारे में सोचता तो इतने देर तक माफी नहीं मांगता। और मेरे ख्याल से सोनू अगर समझदार होते तो बातें बाद में पहले पढ़ लेते। लेकिन लगातार आप कमेंट लिखने जा रहे हैं, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। क्या सोचूं सोनू आप बता दीजिए। मैं क्लास रुका हूं, इतने सारे स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, जल्दी बताइए मैं क्या सोचूं। फाइनल 3-4 बार तो माफी मांग चुके और मेरे द्वारा लेट नहीं, लेट का कुछ कारण था, मैंने बता दिया। और आप कह रहे हैं तो कितने बार मैं आज तक के क्लास में आपसे लेट हुआ हूं, रिकॉर्ड होगा, एक बार भी नहीं। टेक्निकल कोई डिफिकल्टीज है उसके कारण से हुआ होगा, मैं कभी नहीं, आज भी टाइम से पहले था। तो आप सोचने को कह रहे हैं, क्या सोचूं सोनू जल्दी बताओ, बोलो सोनू जल्दी अपनी कमेंट दो, क्या सोचूं अब। क्योंकि लगातार 6-7 बार कमेंट, अनेक बार माफी मांगने के बाद आपकी नाराजगी दूर नहीं हो रही है। फाइनल समाधान हो जाए, बोलिए। प्लीज बोलिए जल्दी। सोनू क्लास में रोका हूं क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ना आपका उद्देश्य नहीं है। आप लगातार कमेंट ही दे रहे हैं। तो मैं अब जानना चाहूंगा, आपने कमेंट लिखा है कि मेरे बारे में सोचो, क्या सोचूं, फाइनल बोलिए। अगर टीचर 4 बार माफी मांग लिया और फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, कुछ और सोचवाना चाहते हैं, तो जल्दी बोल दो क्या सोचूं। फाइनल तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूं, बोलो। क्योंकि सारे स्टूडेंट पढ़ने में लग गए लेकिन तुम्हारी लगातार चल रही है, तो जल्दी बोल दो मैं क्या सोचूं। सोनू जल्दी कमेंट करो, इंतजार कर रहा हूं। हमारे सैकड़ों स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, ओके से काम नहीं चलेगा, अपनी कमेंट लिखो।
4 बार माफी मांगने के बाद गलती में बता दिया मेरी नहीं है, ये खोलने में दिक्कत हुआ, मैं बिफोर आकर खड़ा था और माफी मांग लिया 4 बार, उसके बाद तुम सोचवाने की बात कर रहे हो। मैं सोचने को तैयार हूं, जैसा भी सोचने को कहो मैं सोचकर तुरंत निर्णय लूंगा और तुम्हारी व्यवस्था होगी, जो भी वो करना हो कर लो। अब कितने बार माफी मांगू भाई, परिस्थितियां हैं। तो क्या है, जल्दी बोलो, क्या सोचूं? सोचवाना कुछ चाह रहे हो तो तुम खुद बोल दो मैं क्या सोचूं, जल्दी बोलो। ओके से नहीं काम चलेगा, अपना स्टेटमेंट दो जल्दी। क्या सोचवाना चाहते हो टीचर को? सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तुम्हारा लगातार 6-7 बार आ गया कमेंट, सोचो मेरे बारे में, तो सोचवाओ जल्दी, क्या सोचूं? जल्दी अपनी कमेंट दो। ओके से नहीं काम चलेगा। मैं ऐसा नहीं कि फील नहीं कर रहा हूं, आप लोगों से ज्यादा अगर हमारा ऑफलाइन भी क्लास किसी कारण से थोड़ा भी लेट हो जाए, स्टाफ की गलतियों में बरस जाता हूं कि हमारे स्टूडेंट को क्यों दिक्कत हुआ। आज भी मैं बरस गया हूं, इस कारण से मैं खुद गुस्साया हूं, क्यों गलती, क्यों ऐसा हुआ, क्लास लेट हुआ। और आप 4 बार माफी मांगा, इसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं, तो अब क्या सोचना चाहते हैं कि सोचो मेरे बारे में, जल्दी बताइए क्या सोचो, बोलिए जल्दी। सोनू अपनी कमेंट देना, सोचवाना जो चाह रहे हैं हमसे कि मेरे बारे में, तो जल्दी सोचवा लो। फाइनल आओ यहां, मैं 10 मिनट के बाद फिर तुमसे बात करूंगा, सोच लेना, जल्दी कमेंट देना, अपना विचार दे देना क्या सोचवाना चाहते हो। क्योंकि 4 बार माफी मांगने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ सोचवाना चाह रहे हो, बार बार लिख रहे हो कुछ मेरे बारे में सोचो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 10 मिनट के 15 मिनट के बाद इनसे फिर मैं बात करूंगा या लास्ट में बात करूंगा क्या सोचवाना चाहते हैं। आइए, गवर्नमेंट बिल उसी बिल को कहा जाता है, इसका पहचान है, जो किसी न किसी मिनिस्टर के थ्रू बिल हाउस में इंट्रोड्यूस की जाते हैं। और गवर्नमेंट बिल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसी को गवर्नमेंट कहते हैं। जो सिर्फ मेंबर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, किसी भी हाउस के जो सिर्फ मेंबर हैं, उन्हें पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं कहते। मैंने अभी बताया कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, पूरी मंत्री परिषद इंक्लूडिंग पीएम, कोई सरकार का हैं जो मंत्री नहीं है वो सरकार का हिस्सा, सरकार का पार्ट नहीं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और पीएम को ही सरकार कहते हैं। राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद यानी सभी मंत्री और उनके मुखिया, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी सीएम इंक्लूडेड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसी को कहते हैं सरकार राज्य में। और केंद्र में पीएम इंक्लूडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? सरकार। कोई भी मंत्री है इसका मतलब है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो सरकार का हिस्सा है। तो कोई ना कोई मंत्री बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करता है, कोई ना कोई मिनिस्टर विधेयक को हाउस में प्रारंभ करता है, रखता है, इसलिए उस बिल को कहते हैं गवर्नमेंट बिल। कोई न कोई मिनिस्टर ही बिल को इंट्रोड्यूस करता है, कोई सिर्फ मेंबर है वो बिल को प्रारंभ हाउस में नहीं कर सकता। इस कारण से उस बिल को कहा गया है गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट बिल किसको कहते हैं आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब आइए हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट बिल कोई न कोई रिलेटेड मिनिस्टर के द्वारा हाउस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। मैंने अभी बताया अगर किसानों से संबंधित बिल है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री विधेयक को लाएंगे। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड बिल है तो कौन लाएंगे? एचआरडी मिनिस्टर ही बिल को लाएंगे। इसी प्रकार से रेलवे से रिलेटेड बिल है तो रेल मंत्री बिल लाएंगे। तो रिलेटेड मिनिस्टर का मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन आगे भी समझिएगा बहुत केयरफुल होकर। रिलेटेड मिनिस्टर जो बिल को लाएंगे हाउस बाउंडेड नहीं है। क्यों? हम लोग बातें कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, यानी ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई हाउस बाउंडेड नहीं। मंत्री लोकसभा में लाना चाहते हैं ला सकते हैं, राज्यसभा में लाना चाहते हैं ला सकते हैं, कोई हाउस बाउंडेड नहीं। मनी बिल के लिए हाउस बाउंडेड है, किस हाउस में प्रारंभ करेंगे? आपका जवाब होगा लोकसभा। लेकिन मैं मनी बिल की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल को मंत्री को जब लाना है तो किसी भी हाउस में प्रारंभ कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी हाउस इनके लिए बाउंडेड नहीं। बट मिनिस्टर जिस हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मंत्री जी जिस सदन में
संसद के जिस सदन में विधेयक को प्रारंभ करना चाहते हैं, उस सदन के सभापति से, उस हाउस के हेड से सबसे पहले परमिशन लेंगे। बिना हाउस के हेड के परमिशन के हाउस में प्रारंभ नहीं कर सकते। फिर से समझिएगा, मंत्री जी को जब बिल किसी हाउस में प्रारंभ करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो इंट्रोड्यूस प्रारंभ करने से पहले उस रिलेटेड हाउस के हेड यानी लोकसभा है तो स्पीकर से, राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो चेयरमैन से सबसे पहले सूचना देकर परमिशन लेंगे। और कितने दिन पहले सूचना देकर परमिशन लेंगे? आपका सही ऑप्शन होगा 7 डेज। तो जब हाउस में लाना चाहते हैं उससे 7 दिन पहले सूचना देकर अनुमति परमिशन लेते हैं। किसका? बिल लाने का। अब देखिए, परमिशन मिल गया तो उस रिलेटेड डे को मंत्री जी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रारंभ करेंगे, और प्रारंभ करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। क्या होगी कार्रवाई? जब बिल प्रारंभ हुआ तो बिल के पेपर सारे मेंबर के टेबल पर पहुंच जाएगा, और सारे मेंबर के टेबल पर जब बिल पहुंच गया, अब क्या होगा? बस जो अपोजिशन के मेंबर हैं, रूलिंग के मेंबर हैं, सभी को पता चल गया कि सरकार बिल के द्वारा कैसा कानून बनाना चाहती है, क्योंकि बिल के सारे प्रोविजन जो कानून बनाने हैं वो मेंशन होते हैं उस पेपर में। और जैसे बिल के पेपर सारे मेंबर के टेबल पर पहुंच गया, मंत्री जी खड़ा होकर सबसे पहले स्पीच भाषण देते हैं, और मंत्री जी अपने स्पीच भाषण में उन्हीं बातों को स्पीक करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जिससे प्रूफ कर सकें कि गवर्नमेंट के थ्रू जो ये बिल लाया गया है मेरे द्वारा, इस बिल के द्वारा हमारे समाज के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था होगी। तो बिल की अच्छाइयों से संबंधित अपनी बातें रखेंगे सरकार की तरफ से, इसके द्वारा ये कानून बनेगा, ऐसा कानून, और देश के जनता का विकास होगा, ऐसा ऐसा पॉजिटिव बातें ही अपने भाषण में अच्छाइयों को दिखाएंगे। लेकिन आप जानते होंगे, अपोजिशन के किसी भी पार्टी के मेंबर को गवर्नमेंट के बिल की अच्छाइयां कम दिखता है, उसकी डिफेक्ट, डिमेरिट्स, बुराइयां ज्यादा दिखती हैं। इसलिए वह मेंबर क्या करेगा? वह मेंबर, अपोजिशन के जो भी पार्टी के मेंबर हैं, वो क्रिटिसाइज करेंगे। वो क्या करेंगे? आलोचनाएं करेंगे, और बार बार ये क्रिटिसाइज आलोचना करेंगे। तो बार बार क्रिटिसाइज आलोचना। अच्छा, मनदीप जी कुछ कह रहे हैं। मनदीप श्रीवास बोल रहे हैं कि सर क्या हम 2 बार 12 कर सकते हैं? अच्छा सर जी, क्या हम 12 2 बार कर सकते हैं या कौन से? आप ये ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 बार करने की बात है, तो नंबर फर्स्ट 2 बार करने की जरूरत ही क्यों है? ठीक है, अगर करने की बात है तो आप बोर्ड बदलकर भी बहुत लोग करते हैं, सब्जेक्ट बदलकर करते हैं। ठीक है, मेरिट कम आया उसके बाद प्रयास करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। आइए मनदीप, हम लोग आगे चलते हैं। तो आपके प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है जो इसके लिए सोचें कि 12 क्लास पढ़ना है तो किसी आर्टिकल में, ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था नहीं। ठीक है, तो कोई आर्टिकल की व्यवस्था नहीं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से बिल लाए जाएंगे परमिशन देकर। मंत्री जी स्पीच दिए, और मंत्री जी के स्पीच के बाद अब डिस्कस होगा। तो जब डिस्कस होता है तो डिस्कस होने पर जाहिर सी बात है, रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होंगे वो पॉजिटिव बोलेंगे कि बिल में ये अच्छाइयां, और अपोजिशन को बातें अच्छी नहीं लगेगी, वो सिर्फ कमियां ढूंढ करके क्रिटिसाइज करें। पार्लियामेंट में डिस्कस का मीनिंग आप लोग ये कभी मत समझिएगा कि जस्टिस, न्याय की बातें होती हैं, ये न्याय संगत बातें करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये लोग हाउसेज में जो डिस्कस करते हैं, दलगत आधार पर, पार्टी बेसिस पर डिस्कस करते हैं। यानी कांग्रेस के एक नेता, मान लीजिए राहुल जी कुछ बोल रहे हैं बिल के अगेंस्ट में, तो उनके सपोर्ट सारे कांग्रेसी करेंगे। बीजेपी के कोई मंत्री बोल रहे हैं, सारे मेंबर करेंगे सपोर्ट। यानी डिस्कस इनका जो होता है पार्टी बेसिस पर, दलगत आधार पर, यह जुडिशरी नहीं है, इसलिए जस्टिस, न्याय की बातें नहीं। काफी डिस्कस हो गया, तो इस बिल पर स्टडी करने के लिए जिस हाउस में डिस्कस हो रहा है उस हाउस के हेड 2 कमेटी सेटअप करते हैं। इस कमेटी का नेम है, ये है सेलेक्ट कमेटी। तो ये कमेटी है सेलेक्ट कमेटी, ये सेटअप करेंगे। तो नंबर फर्स्ट कमेटी ये होगी सेलेक्ट कमेटी।
ये है सेलेक्ट कमेटी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवर समिति। तो इस कमेटी को हिंदी में बोलते हैं प्रवर समिति। और नेक्स्ट कमेटी है, ये कमेटी है ज्वाइंट कमेटी, संयुक्त समिति। ये दो कमेटी, और दोनों कमेटी स्टडी करते हैं बिल पर। जिस बिल पर मेंबर्स काफी डिस्कस कर चुके हैं, अब उन पर डिस्कस होगा। और इस प्रकार से ये रिपोर्ट जब इनका आ गया, दोनों कमेटी के जब रिपोर्ट आ गए, तो इनके दिए गए रिपोर्ट पर अब डिस्कस होगा, काफी डिस्कस होगा। जो भी मेंबर हैं अपने अपने विचार देंगे। कमेटी कितना मैंने बताया, ये दो कमेटी। आप लोगों को बोर्ड पर देखने में दिक्कत हो रहा होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा। ये तो कमेटी हो गया, सेलेक्ट कमेटी एंड ज्वाइंट कमेटी, ये दो कमेटी। और दोनों कमेटी प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी में जिस हाउस में बिल है उसी हाउस में मेंबर डिस्कस करेंगे और कोई नहीं। और इसमें सेलेक्ट कमेटी में उसी हाउस के सिर्फ मेंबर होते हैं। बिल अगर लोकसभा में है तो सेलेक्ट कमेटी के सारे मेंबर लोकसभा के होंगे। बिल अगर राज्यसभा में है तो प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी के सारे मेंबर राज्यसभा के होंगे। बट ज्वाइंट कमेटी में दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, इसी कारण से इस कमेटी का नाम है ज्वाइंट कमेटी। एक बात और बता दूं, यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस-पीटी में एक क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को यहीं आप लोगों को दिखा दूं, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यूपीएससी आईएएस में जो क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से, ये क्वेश्चन जो पूछा है, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इस तरह से ऑप्शन। और ऑप्शन में दिया है कि ज्वाइंट कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के बिटवीन रेशियो होता है। तो ये दिया था, यानी लोकसभा और राज्यसभा के बिटवीन रेशियो होता है कितना, इनके बिटवीन रेशियो। ये ऑप्शन में दिया था इस प्रकार से 1:2। बी ऑप्शन दिया था 2:1 और सी ऑप्शन दिया था 3:2 और नेक्स्ट 2:3। ध्यान दीजिएगा, ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच में प्रोपोर्शन यानी अनुपात संबंध क्या है ये पूछा था। आप समझिएगा, ज्वाइंट कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के बिटवीन प्रोपोर्शन इस प्रकार से, इसमें प्रोपोर्शन इस प्रकार से दिया गया है, यानी इसमें व्यवस्था है 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के और 15 मेंबर कहां से होते हैं, राज्यसभा के। टोटल मेंबर कितने हो गए, 45। ठीक है। और रेशियो देखिए 30 और 15 हैं, तो रेशियो आपका क्या होगा, 2:1। तो आईएएस में ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है, आपका सही जवाब इसमें होगा बी ऑप्शन, क्योंकि ज्वाइंट कमेटी में लोकसभा राज्यसभा के बिटवीन प्रोपोर्शन है क्या, 2:1, 30 प्रोपोर्शनली 15। ये और एक चीज और क्वेश्चन मैं आपको सुना दूं, यहां से क्वेश्चन किया गया है बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में। और बिहार पीसीएस में क्वेश्चन ये किया गया है कि लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी इनमें से कौन है। उसमें सही ऑप्शन यही था, ज्वाइंट कमेटी, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, इतनी बड़ी संख्या, इतने ज्यादा मेंबर किसी और पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं, 45 से कम सभी हैं। तो इसलिए लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछा गया, तो आपका सही जवाब होगा ज्वाइंट कमेटी। बट ये क्वेश्चन आईएएस में नहीं पूछा है, बिहार पीसीएस पीटी में। और प्रोपोर्शन दोनों में पूछा है कि इसमें प्रोपोर्शन लोकसभा राज्यसभा के बिटवीन आपसे पूछेगा, तो सही ऑप्शन होगा 2:1, क्योंकि 30 मेंबर ज्वाइंट कमेटी में होते हैं लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, इसलिए प्रोपोर्शन होगा 2:1। माना कि सदस्यों की संख्या पूछता है, प्रोपोर्शन नहीं, तब भी याद रखना है यही। या सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी संख्या पूछता है कितने, वो भी जवाब हो गया 45। अब आइए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक तो आप लोगों को कोई डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम, डिस्कस जो हमने किया कोई डाउट नहीं होगा। डाउट किसी को नहीं है, डाउट आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से अब कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देती है, ये दोनों कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दी, तो जो इन्होंने रिपोर्ट दिए हैं, इनके दिए गए रिपोर्ट पर अब डिस्कस होगा।
तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उस पर डिस्कस होगा। तो रिपोर्ट पर अब डिस्कस जो होगा, इसमें बिल के मेन थीम, बिल का जो मुख्य है बातें, उस पर डिस्कस नहीं होगा, रिपोर्ट पर डिस्कस होगा। तो रिपोर्ट पर जिनको जो कुछ कहने हैं अपने अपने विचार दें। काफी डिस्कस इस पर भी हो गया। अब क्या होगा, मंत्री जी जो बिल लाए हैं वो भी समझ गए कि बिल पर काफी डिस्कस हुआ, हाउस के हेड भी समझ रहे हैं, सारे मेंबर समझ रहे हैं, घंटों डिस्कस चल रहा है। अब क्या, मंत्री जी हाउस के हेड के सामने रिक्वेस्टली संबोधन करते हुए बोलते हैं, माननीय सभापति महोदय, प्लीज बिल को पास करवाया जाए। सभापति भी, हाउस के हेड भी समझ रहे हैं, काफी समय से डिस्कस हो रहा है, बहुत डिस्कस हो गया, कमेटी के रिपोर्ट पर भी डिस्कस हो गया। अब हाउस के हेड क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे हाउस के हेड वोटिंग। बिल पास वोटिंग के आफ्टर ही होता है, तो ये मतदान करने का आदेश कर दिया। और वोटिंग मतदान का जो आदेश दिए, फिर क्या हुआ, वोटिंग हुआ और वोटिंग में बिल को मेजॉरिटी मिल गया तो माना जाएगा फर्स्ट हाउस से पास हो गया। और फर्स्ट हाउस से जब पास हो गया तो इसको सेंड कहां करेंगे, सेकेंड हाउस। माना कि फर्स्ट हाउस राज्यसभा था तो सेकेंड हाउस क्या होगा, लोकसभा। माना कि फर्स्ट हाउस लोकसभा था तो सेकेंड हाउस क्या होगा, राज्यसभा। यानी मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक के लिए कोई हाउस बाउंडेड नहीं, रिलेटेड मिनिस्टर पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस में प्रारंभ कर सकते। क्लियर। और प्रारंभ करने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले परमिशन लेना होगा हाउस के हेड से। हो गया। तो ये सारी बातें बता चुका हूं। वोटिंग हुआ, पास हुआ, सेकेंड हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस से ही सेम प्रोसीजर से गुजरेगा। अगर वहां भी मेजॉरिटी मिल गया, पास हो गया, तो पास होने के बाद माना जाएगा दोनों हाउस से पास हो गया। और दोनों हाउस से पास हो गया तो कहां भेजेंगे इसको अब भेज देंगे राष्ट्रपति को। और ऑर्डिनरी बिल है, मैं आप लोगों को प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर पढ़ाते वक्त बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल में ऑथोराइज हैं क्या करने के लिए, वीटो करने के लिए। तो दोनों हाउस से पास होने के बाद भी अगर राष्ट्रपति ने वीटो इस्तेमाल कर लिया तो समाप्त हो गया, बिल बर्बाद हो गया, एक्ट नहीं बनेगा। और पीयूष कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा देख लें इनका क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से दो टाइप की व्यवस्था ली गई, एक पार्लियामेंट गवर्नमेंट और एक लेजिस्लेटिव। नहीं भाई पीयूष जी, इतना ही नहीं लिया गया है, और भी लिया गया है और मैं लिखा चुका हूं। तो बाकी लोग बोलिए और क्या लिया गया है, और भी लिया गया है। पीयूष आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, नोट्स में दे चुका हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, यहां से लिया गया है। और क्या, और लिया गया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, नेक्स्ट ये सारी बातें के साथ बाई कैमरा लिस्ट भी लिया गया है। तो इतनी सारी बातें वहां से अडॉप्टेड है, सिर्फ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ही नहीं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो है ही है, अन्य बातें भी जो मैंने बताया। गौतम राम बिहार, इनका भी विचार देख लें। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेलेक्ट कमेटी। देखिए ये हाउस के हेड पर डिपेंड करता, रिक्वायरमेंट को देखते हुए करते। जनरली देखा गया है 20, 22, ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन इनका फिक्स है, ज्वाइंट कमेटी। हो गया गौतम जी। पीयूष का भी विचार मैं अगेन देख लूं, इन्होंने लिखा है कि तो मैं ये बोल रहा कि, आप क्या कर रहे हैं पीयूष, आपका क्लियर ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं। जब भी अपने विचार दीजिए क्लियर, ताकि मैं जवाब दे सकूं। आगे लिख रहे हैं सर, आगे भी है क्वेश्चन, नीचे देखिए। तो नीचे क्या क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेलेक्ट। तो हो गया है जवाब, बता चुके हैं। पीयूष आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, जल्दी अपनी क्वेश्चन दीजिए। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हो गया सभी का क्वेश्चन, नहीं है तो आइए अब हम लोग आगे बातें करें। मैंने आपको बताया कि दोनों हाउस से जब बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास सेंड हो, भेज दिया जाएगा। ब्रिटेन में यह बिल भेजा जाता है राजा रानी के पास। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा जो पोस्ट है
वो ब्रिटेन के जैसे राजा रानी आनुवंशिक हेरिडिटरी नहीं है। आपके यहां का सबसे बड़ा पोस्ट, सुप्रीम पोस्ट, प्रेसिडेंट जो है वो कैसा है? इलेक्टेड, निर्वाचित है। तो हमारे यहां इलेक्टेड पोस्ट प्रेसिडेंट सबसे बड़ा पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यपालिका का हेड, उनके पास भेजा जाता है और वो अगर सहमत हैं तो सिग्नेचर कर देंगे, एक्ट बन जाएगा। मान लीजिए बिल की व्यवस्था से सहमत नहीं है तो वीटो इस्तेमाल कर लेंगे और वीटो का शिकार अगर बिल हो गया तो एक्ट नहीं बनेगा। राष्ट्रपति कितने टाइप्स के वीटो इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको डिटेल बढ़ा चुका। आज सिर्फ नाम रख दूं, एब्सोल्यूट वीटो, हिंदी में कहेंगे आत्यंतिक वीटो या निषेधाधिकार। सेकंड, पॉकेट वीटो, हिंदी में कहेंगे जेबी वीटो या निषेधाधिकार। थर्ड, सस्पेंसिबल वीटो, स्थगन वीटो या निषेधाधिकार। ये तीन प्रकार के जो वीटो हैं, 3 टाइप्स के वीटो, आप लोगों से प्रेसिडेंट का पावर पढ़ाते वक्त मैं डिस्कस किया हूं, डिटेल नोट्स में भी दिया हूं, अब समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जब लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा में जाता है, ऑर्डिनरी बिल, तो इसमें डिस्प्यूट भी होते हैं। क्या डिस्प्यूट होते हैं उनको देखिए। पीयूष का फिर कुछ विचार आ गया, मैं देख लूं। सर मैंने क्वेश्चन लिखा था, वर्ड लिमिट हो गई, फिर दूसरा भेजा आपको, वो दिखाई नहीं। क्या भेजे हैं भाई? तो दोबारा तो भेजिए। ऐसे टाइम पास करने से पीयूष क्या फायदा है? एक बार दिखाने की बात कीजिए कि मेरा क्वेश्चन आपको दिखा नहीं, एक बार सुनाने की तो क्वेश्चन ही दे दीजिए, मैं जवाब दूंगा। हाँ, पीयूष का क्वेश्चन आ गया, मैं देख लूं। मैं बोल रहा कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट वाली व्यवस्था में भी इंक्लूड हो सकता है न लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। नहीं, गलत कह रहे हैं। पार्लियामेंट्री जो पीयूष आप कह रहे हैं वो शासन का तरीका है, रूल करने का तरीका है, और लेजिस्लेटिव से मतलब लॉ मेकिंग, कानून बनाने की प्रक्रिया, वो अलग है, ये अलग है। अब समझ गए? रूल शासन कैसा होगा तो प्रेसिडेंशियल आपके यहां नहीं होगा, कैसा होगा? पार्लियामेंट्री। ये शासन का तरीका है, अलग है, और लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग के तरीके, प्रोसीजर है उसका, तो दोनों में डिफरेंस है। कभी मत कहिए कि पार्लियामेंट्री में इंक्लूड हो। जो भी बातें हैं सेपरेट है, जैसे कैबिनेट सिस्टम सेपरेट है, वो रूल ऑफ लॉ में नहीं होगा। अब समझ गए? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप में नहीं होगा, सब अलग अलग व्यवस्थाएं। अब समझ गए होंगे? तो कभी भी इंक्लूड उसमें नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, अलग व्यवस्थाएं। क्लियर? आइए, समझ गए हैं पीयूष? अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे समझिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिल पास होकर राज्यसभा में आ गया तो लोकसभा और राज्यसभा के बिटवीन दोनों हाउसेज में, ऑर्डिनरी बिल के केस में और फाइनेंस बिल के केस में, दोनों सदन में डिस्प्यूट विवाद भी होते हैं। और डिस्प्यूट विवाद के समाधान के लिए क्या व्यवस्था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है? कमीशन, एसएससी में, पीसीएस, आईएएस, अनेक जगह यहां से क्वेश्चन पूछा है। ये सारे क्वेश्चन को दिखाते हुए मैं आप लोगों से अब डिस्कस शेयर करूंगा। आइए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डिस्प्यूट होता कैसे है, उसका ग्राउंड क्या है। देखिए, डिस्प्यूट होने का कारण क्या है समझिएगा। जैसे ये है लोकसभा और ये राज्यसभा, ये है लोकसभा और नेक्स्ट है ये राज्यसभा। तो सपोज करें आप लोग ये मान लीजिए कि लोकसभा से गवर्नमेंट बिल पास करके कहां सेंड कर दिया? राज्यसभा। बिल को सरकार ने पास किया और यहां भेज दिया राज्यसभा। जो भी व्यवस्था करके राज्यसभा में भेजा गया, जो भी उसमें बिल में जो कमियां हैं, राज्यसभा उस कारण से विरोध कर रहा है कि बिल में ये एक कमियां हैं, ये इंडिकेट कर रहा है ये एक कमियां हैं बिल में। तो राज्यसभा उस कमियों को दिखाते हुए विरोध कर रहा है। नंबर फर्स्ट माना जाएगा डिस्प्यूट हो गया। तो पहला डिस्प्यूट, पहला विवाद होने का ग्राउंड क्या है कि सरकार जो लोकसभा से बिल पास किया है और बिल में जो कमियां हैं वो कमियों को इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है राज्यसभा कि बिल में ये कमियां हैं। कमियों को बरताकर राज्यसभा विरोध कर रहा है, इसलिए माना जाएगा पहला ग्राउंड विवाद हो गया। अब देखिए, चूंकि ये कमी मान रहा है, विरोध कर रहा है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल में राज्यसभा को पावर है अमेंडमेंट, संशोधन करने का। तो कमी जो मान रहा है राज्यसभा, अमेंडमेंट करके उस कमी को सुधार दिया, चेंज कर दिया। तो जो भी चेंजिंग, जो भी सुधार किया,
उससे अब लोकसभा सहमत नहीं है। लोकसभा विरोध कर रहा है कि पहले से जो हमने व्यवस्था करके दिया था वही अच्छा था, क्यों चेंजिंग किया गया। अब विरोध कर रहा है लोकसभा, इसलिए डिस्प्यूट होने का दूसरा ग्राउंड है। और डिस्प्यूट होने का तीसरा ग्राउंड, थर्ड ग्राउंड क्या है, अब उसको समझिए। मान लीजिए राज्यसभा ने अगर इस बिल को 6 मंथ और एबव, तो 6 महीना या इससे ज्यादा समय तक राज्यसभा ने अपने हाउस में डिले किया। तो कभी भी ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल के मामले में राज्यसभा ने 6 महीना से ज्यादा अगर डिले कर लिया, 6 महीना या इनसे ज्यादा, तो ऐसे परिस्थिति में भी डिस्प्यूट हो गया। यह डिस्प्यूट का तीसरा ग्राउंड है। तो विवाद के 3 ही ग्राउंड है, आपने समझा। फिर एक बार तीनों को आपको रिकॉल कर दूं ताकि क्लियर होगा। पहला ग्राउंड डिस्प्यूट होने का, बिल पास होकर आया राज्यसभा में। अच्छा, नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मैं लिखता जा रहा हूं, आपको प्रॉब्लम। पहला ग्राउंड, दूसरा एंड तीसरा, ये 3 ग्राउंड है। अब देखिए पहला ग्राउंड क्या, जैसे बिल राज्यसभा में आया और राज्यसभा उस बिल से सहमत नहीं, विरोध कर रहा है, कमियां दिखा रहा है, तो डिस्प्यूट हो गया। ये पहला कारण, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सहमत नहीं है तो अमेंडमेंट करके चेंज किया, उस चेंजिंग से अब लोकसभा नहीं सहमत है, इसलिए कहा जाएगा तीसरा सेकंड ग्राउंड डिस्प्यूट होने का। और डिस्प्यूट होने का थर्ड ग्राउंड क्या है, राज्यसभा ने इस बिल को 6 मंथ से ज्यादा डिले किया, इसलिए डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट होने का तीसरा ग्राउंड, थर्ड ग्राउंड ये है, जो इसने 6 महीना से ज्यादा होगा। तो तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि इस बिल की व्यवस्था से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तीनों हाउसेस के बिटवीन दोनों हाउसेस के बिटवीन डिस्प्यूट हो गया। आप सभी लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, विवाद हो गया। इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया है। और यह व्यवस्था को नाम क्या दिया गया है, इस व्यवस्था को नाम दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग। तो इस व्यवस्था को नाम दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। और ध्यान दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 में व्यवस्था है संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। तो कल को कमीशन आपसे यह पूछेगा किस आर्टिकल के अंदर, ध्यान दीजिएगा। यूपीपीसीएस में एक बार आर्टिकल से रिलेटेड मैटर मैच करने को दिया था, उसमें आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 में क्या व्यवस्था है आप लोग जानते होंगे। और ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाए जाते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल दिया था 108, नेक्स्ट आर्टिकल दिया था 74, और नेक्स्ट आर्टिकल दिया था, ये था 78। तो 74 में भी मैं बता चुका हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की व्यवस्था है। 108 आपके सामने है, ज्वाइंट सिटिंग है। और नेक्स्ट दिया था 78, इसमें है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये सारी बातें 74, 78 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पढ़ाते वक्त मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपके नोट्स में भी दे चुका हूं। इसी प्रकार से 108 की बात हो गई, 123 ऑर्डिनेंस ये भी हो गया। सामने मैटर दिया था, मैच नहीं था। 108 के सामने दिया था ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और 123 के सामने दिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की व्यवस्था। और 100 इस तरह से उल्टा सीधा 4 सेट यूपीपीसीएस में दिया था, कौन सा सेट मैच है। तो सिलेक्टेड आर्टिकल जो मैं आपको नोट्स में दे रहा हूं, लिखाता हूं, यह ध्यान देना है, सभी को याद नहीं करना है, ये बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और यहां से क्वेश्चन एसएससी में दूसरे ढंग से पूछा है। ये तो था यूपीपीसीएस का क्वेश्चन जो आपने देखा। एसएससी में एक कमीशन क्वेश्चन पूछा है, एसएससी कमीशन से जेल में, इनमें से किस आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था की गई। 4 आर्टिकल दिया था, सही ऑप्शन क्या होगा 108। आइए और भी क्वेश्चन सुना दो। आपसे पूछा गया है सीपीओ में ज्वाइंट सिटिंग कॉल बाई, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है
दिया था बाई प्रेसिडेंट, बाई प्राइम मिनिस्टर, बाई स्पीकर, बाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपका सही जवाब होगा बाई प्रेसिडेंट। अब आगे भी समझिए, जब कभी भी ज्वाइंट सिटिंग कॉल करना होता है तो ऐसे परिस्थिति में इंडिया गवर्नमेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट हमारी जो रिकमेंड करती है ओरली नहीं, ऑन पेपर। तो इंडिया की गवर्नमेंट, भारत की सरकार जब रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, तो आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अनुशंसा सिफारिश जो राष्ट्रपति को जाता है, इसी अनुशंसा सिफारिश रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, कॉल करेंगे ज्वाइंट सिटिंग। तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएंगे। हो गया जवाब, सही ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट। अब हम लोग बातें करेंगे ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होता है। तो ज्वाइंट सिटिंग आप समझ गए, कॉल बाई प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग के हेड होते हैं, और ये हेड होंगे कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ज्वाइंट सिटिंग के हेड होते हैं और ये होंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर संयुक्त बैठक में हेड होते हैं। और आपसे कमीशन क्वेश्चन करेगा कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट हैं तो ऐसे परिस्थिति में ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा। आप लोग भी बोलिएगा, जवाब दीजिए। जब कभी भी लोकसभा के स्पीकर एब्सेंट हैं तो ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा। लोकेश जी नमस्ते, बोलिएगा ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा। जवाब दीजिए जल्दी, आप लोगों का विचार जानना चाहेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा। जल्दी, गुड मॉर्निंग राहुल जी, जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग। पीयूष, गौतम, लोकेश, राहुल, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है अपने विचार दीजिए ताकि मैं समझ सकूं और फिर आगे मैं बढ़ूं। जल्दी बोलिए, आपके कमेंट का इंतजार है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है, अनुपस्थित है लोकसभा के स्पीकर, तो ज्वाइंट सिटिंग का हेड होगा कौन। सामरेंद्र का विचार है पीएम। एक लोगों का जवाब सिर्फ मिला है, बाकी लोग अपना जवाब दीजिए जल्दी। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, और अब जो बताऊंगा ये पूछने के बाद डिस्कस होगा तो आप लोग फ्यूचर में गलती नहीं करेंगे। याद आएगा कि क्लास में टीचर ने ऐसे डिस्कस किए थे, बताए थे। चलिए दूसरे लोग विचार दें अपना, जल्दी दीजिए। कोई पीयूष नहीं बोल रहे हैं, गौतम भी नहीं बोल रहे हैं, लोकेश भी नहीं। जल्दी अपने कमेंट के द्वारा बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, बोलिए भाई जल्दी जल्दी। कोई बोलिए। नहीं नहीं, आप लोग विचार देंगे। समझिएगा, जब कभी भी स्पीकर एब्सेंट होगा तो ज्वाइंट सिटिंग का हेड होता है कौन, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जब ये एब्सेंट होंगे तो ऐसे परिस्थिति में हेड होगा कौन, हेड होगा ये होगा डिप्टी, ये होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछा है सीडीएस में, यूपीएससी सीडीएस में जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को आपको सुना दूं। कल को आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया तो चर्चा हुआ रहेगा, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो सामरेन जी पीएम जवाब गलत है, सही जवाब होगा स्पीकर के एब्सेंसी में डिप्टी स्पीकर। एक बात बता दो, यहां पर आप लोगों ने गलतियां कैसे किया है। मार्केट में कुछ पब्लिकेशन है जो लिखे हैं कि स्पीकर के एब्सेंसी में चेयरमैन हेड होता है राज्यसभा का। एक गलत जवाब है, कुछ पब्लिकेशन गलत लिखे हैं। अब समझ गए होंगे, सही जवाब होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हैं तो ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, अब बताइए कौन होगा। समझ लीजिए, चेयरमैन तो इसके हेड कभी भी नहीं हो सकते, राज्यसभा के चेयरमैन। आप एसएसबी या इंटरव्यू दे रहे हैं तो कमीशन पूछेगा आखिर क्यों चेयरमैन हेड नहीं होंगे। आप जवाब दीजिए। चेयरमैन की हैसियत कॉन्स्टिट्यूशनली
ज्वाइंट सिटिंग में एंट्री करने का नहीं है, हेड कहां से होंगे? क्यों आप बताइए? ज्वाइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। संयुक्त बैठक में मैं बता चुका हूं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस के सदस्य मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और आप लोग याद कीजिए, राज्यसभा का चेयरमैन होता कौन है? आपका जवाब होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मैंने आप लोगों को पिछले 1-2 क्लास के पहले पढ़ाया था, तो बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो भी इलेक्टेड होगा, इमीडिएट उनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ओथ दिलाते ही हो जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हिंदी में कहा गया है राज्यसभा के पदेन सभापति। मैंने उस दिन भी आप लोगों से डिस्कस शेयर किया था कि एक्स ऑफिशियो से मीनिंग क्या है, पदेन से मीनिंग क्या है। पदेन से यहां मीनिंग है, पदेन सभापति से मीनिंग है कि उस पद के लिए पहले से कोई पद पर है। पदेन है किसी पद पर पहले से है। अलग से राज्यसभा का चेयरमैन का अपॉइंटमेंट इलेक्शन नहीं होता, पहले से किसी पद पर है राज्यसभा के चेयरमैन। वो पद कौन है? उपराष्ट्रपति। तो जो भी उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होगा, ओथ लेते ही होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है पदेन सभापति राज्यसभा, यानी एक्स ऑफिशियो। एक्स पहले से है, किस पोस्ट पर है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में जैसे शपथ लिए, ओथ लिए वाइस प्रेसिडेंट, क्या हो गए? ये राज्यसभा के चेयरमैन। अर्थात इससे क्लियर हो गया, यानी वाइस प्रेसिडेंट कोई हाउस का मेंबर नहीं होता है। मैं पढ़ा चुका हूं, और मैंने बोला कि ज्वाइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। जो मेंबरशिप नहीं, संसद के दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं है, तो ज्वाइंट सिटिंग में एंट्री भी नहीं होगा, प्रवेश की भी हैसियत नहीं है। तो ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक में जब प्रवेश करने का अधिकार नहीं रहा, संवैधानिक दृष्टिकोण से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ज्वाइंट सिटिंग में प्रवेश एंट्री करने का अधिकार संविधान नहीं दिया है, तो ज्वाइंट सिटिंग का हेड कहां से हो जाएंगे? अब समझ गए? क्लियर नॉलेज रखिए। इसलिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ज्वाइंट सिटिंग में हेड नहीं होंगे, क्योंकि किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, इसलिए हेड होने का अधिकार नहीं, बल्कि एंट्री भी उनकी नहीं होगी। क्लियर? तो जब कभी भी डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होंगे, तो समझिएगा ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा? अब आपका जवाब होगा वाइस चेयरमैन। अब जवाब होगा वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हेड होंगे वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप सभी लोग जानते होंगे, राज्यसभा का मेंबर एक जो होता है, वो जनरली अपोजिशन की ही व्यवस्था है, विपक्ष का कोई सदस्य जो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन होता है। तो अगर सिर्फ राज्यसभा की बात है, कभी भी राज्यसभा में चेयरमैन एब्सेंट है, तो ऐसे परिस्थिति में वाइस चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन के काम करते हैं। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग की बात है तो स्पीकर हेड होंगे। अगर स्पीकर भी एब्सेंट हैं, तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी एब्सेंट है, तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक क्वेश्चन और आप लोगों को सुना दूं, यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस पीटी में एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को भी सुना दूं। जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड वाइस चेयरमैन ये सभी एब्सेंट हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होगा? ऑप्शन दिया था, एक ऑप्शन यह भी दिया था कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये चालाकी रखना है, समझिए। अगर ऐसी परिस्थिति होगी, तो ऐसा नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग सस्पेंड होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं है संविधान में। क्या होगा? हेड कौन होगा? अब समझिएगा, हेड होगा एनी मेंबर इलेक्टेड बाई प्रेजेंट मेंबर्स। हिंदी होगा उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य। आप लोग संभावना जरा बताइए, किस हाउस के मेंबर इलेक्टेड होने के चांसेज हैं? क्या संभावना, होप, उम्मीद क्या करेंगे? आप लोगों का यही जवाब होगा, लोकसभा का कोई मेंबर। ये जवाब क्यों संभावना रख रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा से कंपेयर कीजिए तो राज्यसभा का जो टोटल मेंबर का स्ट्रेंथ है, उसके डबल से भी ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है? लोकसभा। तो जाहिर सी बात है, जहां इलेक्ट होने की बात है, वहां ज्यादा संख्या वाला हाउस का ही तो होगा, मेजॉरिटी है उनके पास राज्यसभा का। अब समझ गए?
तो आपसे यूपीएससी जो पीटी में पूछा है, आपका सही जवाब होगा एनी मेंबर इलेक्टेड बाई प्रेजेंट मेंबर, जब ये हालात होता है। आप समझ गए होंगे सभी लोग, मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होगा। अभी भी आपको ज्वाइंट सीटिंग का हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा, ताकि यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस में, पीसीएस में कहीं क्वेश्चन स्टेट पीसीएस पूछता है तो गलती ना हो। आइए हिस्ट्री दिखाते हैं यहां से, तो मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ज्वाइंट सीटिंग की हिस्ट्री आपको दिखाते हैं। ज्वाइंट सीटिंग की हिस्ट्री इस प्रकार से क्या है। फर्स्ट ज्वाइंट सीटिंग आपकी कंट्री में हुआ था दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो पहला संयुक्त बैठक हुआ था, यह बिल था दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध विधेयक। और पहला ज्वाइंट सीटिंग जो हुआ था दहेज प्रतिषेध विधेयक, आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, आपका जवाब होगा 6 मई 1961। 6 मई 1961 को पहला संयुक्त बैठक हमारे देश में हुआ। पूछा गया है किस विधेयक पर, कौन से बिल पर पहली बार ज्वाइंट सीटिंग हुआ। तो फर्स्ट बिल था, और यह बिल डॉरी प्रोहिबिशन बिल। तो डॉरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज प्रतिषेध विधेयक पर 6 मई 1961, 6 मई 1961 को। सेकेंड हुआ था, और यह था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल। तो सेकेंड था, यह था बैंकिंग सर्विस कमीशन। तो यह था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल। तो बैंकिंग सर्विस कमीशन, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल यानी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, और इस पर ज्वाइंट सीटिंग हुआ था 16 मई 1978। सेकेंड ज्वाइंट सीटिंग हो गया, थर्ड ज्वाइंट सीटिंग हुआ था, यह था प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल। तो यह था प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल, प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल यानी हिंदी होगा निवारक निरोध विधेयक। और इस पर हुआ था 26 मार्च 2002। तो 26 मार्च 2002 को। और आज तक आपके पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में 3 ही बार ज्वाइंट सीटिंग हुआ है। लास्ट ज्वाइंट सीटिंग भी पूछा है कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 2002। डेट भी मैंने लिखा। तो ज्वाइंट सीटिंग से रिलेटेड अब कमीशन कहीं से भी पूछेगा, पीसीएस, आईएसपीटी, सीडीएस, सीएपीएफ, सीपीओ, एसएससी, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम इससे बाहर नहीं हो सकेगा। क्लियर? कोई टेंशन हो तो बता दीजिए। अनुज लिख रहे हैं एनटीपीसी से पहले साइंस का सिलेबस करवा दो सर जी, क्यों परेशान करें। आप बताइए अनुज, ये जो जीएस स्पेशल का बैच है एनटीपीसी का बैच तो नहीं है? सबसे पहले बताइए, आप एडमिशन लिए थे तो टाइम्स ये तो नहीं कहा था कि एनटीपीसी का ये बैच है। ये बैच है जीएस स्पेशल। हमारे यहाँ एनटीपीसी का भी स्पेशल बैच चला है। तो टारगेट था एनटीपीसी एग्जाम समय से उसके खत्म की बात। ये एनटीपीसी का बैच नहीं है, जीएस स्पेशल का बैच है। तो अनुज इस तरह का स्टेटमेंट आप ना दें, हम लोग धोखे में किसी को नहीं डालते। ये क्लियर रहिए। अगर आपको धोखे में डाला गया है कि एनटीपीसी बैच कह करके एडमिशन लिया गया है, तो आप अपने कमेंट दीजिए, आपकी व्यवस्था होगी। एनटीपीसी बैच नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। कभी भी हम लोग धोखे में नहीं डालते। ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन, क्लियर बोला जाता है यह एनटीपीसी बैच है, यह एसएससी बैच है, यह जीएससी स्पेशल बैच है, यह सिविल का बैच है, आईएएस का। जो भी बैच पहले अनाउंस, उस लेवल की पढ़ाई उस ढंग से। आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल मत मानिए जो आपने वर्ड लिखा है कि परेशान कर रहे हो, कोई परेशान नहीं। यह जीएस स्पेशल बैच है, नॉट एनटीपीसी बैच। अनुज जो आप कर रहे हैं एनटीपीसी से पहले साइंस करवा दो, तो एनटीपीसी का बैच नहीं है। आप ये भी कमेंट किए हैं परेशान कर रहे हो। एनटीपीसी कहकर आपका एडमिशन लिए होते तो आपके शब्द ये उचित होते, परेशान। हम टाइम्स के लोग कभी धोखेबाजी नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। क्लियर? तो अनुज आप अनुभव कीजिए इसको। क्या हम लोग टाइम्स कोचिंग के लोग एनटीपीसी कह के एडमिशन लिए हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो परेशान शब्द कहां से आ गया?
ठीक है, टेंशन न लीजिए, इस तरह की बातें मत बोलिए। अनुज आगे भी कुछ बता रहे हैं, पता है, बताते की जरूरत नहीं, ठीक है, जीएस स्पेशल है तो इसमें साइंस भी, हाँ ऐसे कहें, ठीक है, ऐसे कहें, ठीक है, लेकिन परेशान हम लोग करते हैं ये मत बोलिए। चलिए साइंस लगेगा, वर्ड आपका थोड़ा गलत था, नेगेटिव मत बोलिए। हाँ बिल्कुल, और बताइए साइंस का लगा भी है और फिर ऐसे बोल रहे हैं परेशान करते हैं। हम लोग कहाँ परेशान करते हैं भाई? और देखिए जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं पूरा ध्यान देते हैं। टारगेट, अब मान लीजिए कोई बैच है कोई भी और टारगेट है एसएससी, तो एसएससी जब एग्जाम होना उससे पहले खत्म, ये ध्यान रखते हैं हम लोग। ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन पूरा ध्यान दिया जाए। थैंक यू। गौतम का भी विचार सुन लो, क्लास ऑफ करता हूं। यू शुड लीव दोज क्वेश्चन हु आर नॉट रिलीवेंट फॉर दिस सेशन, आई थिंक सो। बोलिए क्या रिलीवेंट नहीं है भाई? यू शुड लीव, अच्छा चलिए, थैंक यू गौतम, मतलब आपका विचार है कि जो रिलीवेंट नहीं है उनको ध्यान मत दीजिए। चलिए कभी कभी देखना पड़ता है, क्या किया जाए। अनुज जो परेशान शब्द लगाए इसीलिए हमको देखना पड़ गया, चिंता मत कीजिए। बट जितने भी बातें मैंने किया है सारे क्वेश्चन आप यहां से कर लें। हो गया कोई क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से? कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्वेश्चन। थैंक यू, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसी के साथ क्लास आप करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।